हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 3। इस यूनिट का नाम है ट्रांसफार्मर। मतलब बेसिकली हम लोगों को अब शुरू करना है ट्रांसफार्मर। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में डीसी एनालिसिस देखा, सेकंड यूनिट हम लोगों ने जब पढ़ी तो उसमें एसी एनालिसिस पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने एक यूनिट और पढ़ी, फिफ्थ यूनिट, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन देखा था। और अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 में ट्रांसफार्मर की। तो आपने 12th में भी ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी हैं कि उसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक उन दोनों को लिंक करने के लिए एक फ्रेम बना होता है जिस पर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को करते हैं। और वो फ्रेम से ही कुछ इन्फॉर्मेशन प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी तक वो कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राइमरी साइड पर आपने वाइंडिंग पर प्राइमरी साइड पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो सेकेंडरी साइड पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी मिलती है। जब लोड लगा दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, लोड नहीं लगाया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलती है। सप्लाई तो प्राइमरी पर जुड़ी ही रहती है। इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को लिंक करने वाला एक सिस्टम लगा हुआ था जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। और वो भी मैग्नेटिक मटेरियल में कौन सा मटेरियल लगा हुआ था उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने बात की मैग्नेटिक मटेरियल की। तो मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग जानते भी हैं, 12th में आपने पढ़ा भी है। डाई मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डाई मैग्नेटिक मटेरियल को जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो जानते होंगे, प्रतिचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक जो है अनुचुंबकीय, और फेरोमैग्नेटिक जो होता है लौह चुंबकीय। तो आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, एक बार आप लोग वहाँ से भी रिकॉल करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो इन 3 तरह के ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, और भी होते हैं फेरोमैग्नेटिक, ये भी बहुत सी क्लासिफिकेशन है, फेरी मैग्नेटिक। तो चीज़ें हम लोग वो आगे की बात है। तो सबसे पहले कि किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती कैसे है, कहाँ से उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने से पहले आपको सबसे पहले देखना होगा कि अगर एक कोई करंट कैरिंग लूप है तो करंट कैरिंग लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। जैसे यहाँ पर एक लूप हमने बनाया हुआ है और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो अब ये आई करंट अगर ऐसे चल रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है तो आपने ये भी देखा भी तो होगा कि हमारे पास एक बार मैग्नेट जो होता है, अगर उसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ही बनती है। ये भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही क्रिएट करता है। इसका मतलब ये करंट कैरिंग लूप आपका है, एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह तो बिहेव कर रहा है। तो अब हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना था, यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वाइल और ये बार मैग्नेट क्यों पढ़ने लगे। आप बताओ कि कोई भी एटम है, उस एटम के पास क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसके न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर की कक्षाओं में और आउटर ऑर्बिट्स में मूव करता रहता है। अब अगर कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से मूव कर रही है अगर, तो क्या वो अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो अपने ऑर्बिट में बहुत तेज़ी से ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या इसे हम एक सर्कुलेटिंग करंट के तौर पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक करंट है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या है, एक सर्कुलेटिंग क्वाइल का फॉर्म, मतलब क्वाइल को फॉर्म करते हैं, और उन सब के वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक, तो अब बात आती है कि हमारे पास की कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो सारे के सारे, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल नहीं होता है, और उस एटम का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड का एक वेक्टर सम मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में घूम रहे हैं वो जो अनपेयर्ड हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे एक क्वाइल का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका डाइपोल मोमेंट भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमने डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में बात करेंगे हम लोग। तो म्यू, इसका अगर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू आई इंटू ए। और अगर मान लो इसकी बात की जाए, यहाँ पर इसकी जो इसकी लेंथ डी है और इसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो ये हमारे पास होता है m इंटू डी। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
P इक्वल टू क्यू इंटू डी पढ़ा था, वैसे ही M इंटू डी भी होता है। और सेम अगर कॉइल की वजह से बना है तो ये म्यू इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए होता है। ठीक, तो हम डाइपोल, अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कहीं पे तो इसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास हर एक कॉइल का है, जो करंट, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं उन सबके भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उस एटम को मिलेंगे। इसका मतलब एटम हमारा क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा। कब, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब। तो अब सबसे पहले बात हम करते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल की। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो वो एक वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अपोजिट होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एक वीक अपोज करते हैं। मतलब अपोजिशन तो होगा लेकिन बहुत ही वीक होता है, और इस पर जनरली कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका एक अपना डाइपोल मोमेंट होगा और उनकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इन डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स की अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, लेकिन जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं। बहुत स्ट्रांग अपोज नहीं, एक वीक अपोज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लगभग हर एक एटम के अंदर होती है, चाहे कोई भी आपका सिस्टम हो उसके अंदर डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबके पास होगी। कॉपर हो, गोल्ड हो, एंटीमनी, बिस्मथ, सिल्वर, वाटर, हमने ये सब लिखा है। एयर भी आपके पास है, एयर भी है जो डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। लगभग हर एक चीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अब अगर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे मान लो कि आपके पास अगर इन्हें आप एक मैग्नेटिक फील्ड में, जो ये हैं, अगर मान लो आपके पास एक नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे है, और यहाँ पर एक आप डाईमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे एक तार से लेके स्टैंड कर दोगे, ऐसे लटका दोगे, तो ये क्या होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागना चाहेंगे। अब ऐसे मतलब इनका जो वो इधर आके अलाइन हो जाएंगे, ये इसके पैरेलल में नहीं, इसके परपेंडिकुलर में चले जाएंगे। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपने अगर ऐसे रखा है इसको, तो ये ऐसे घूम जाएगा। ये मतलब इससे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड से हटा दो तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट या सारी चीज़ें इसकी जीरो हो जाती हैं। दूसरी चीज़ इसमें और क्या होता है कि अगर मान लो इस तरह से देखो, आपके पास ये एक डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कुछ बिहेवियर ऐसा होगा। यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चली गई, लेकिन ये वाली मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा इससे अपोज होके ऐसे चली जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करता है, थोड़ा सा रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी लगभग हर एक मटेरियल के अंदर होती है। ठीक, अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड में एक मतलब उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक वीक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं, और जैसे ही उसे हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दें वो जैसा था वैसा बन जाता है। और ये दोनों प्रॉपर्टी डाईमैग्नेटिक में भी होती है और पैरामैग्नेटिक में भी होती है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो मैग्नेटिक फील्ड का ये अपोज करता है और ये सपोर्ट करता है, और ये वीक अपोज करता है और ये वीक सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दो तो वो फिर से क्या बन जाता है, जैसा पहले मटेरियल था वैसा ही हो जाता है। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, मैग्नीज, सोडियम, ग्लास आपका है, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये सब जो आपके हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने पर ये मैग्नेटिक फील्ड की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको अगर लाया जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांगली अलाइन नहीं होते हैं, क्योंकि उस पर, और उसका रीज़न ये है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लगभग एक या दो। जैसे एल्यूमिनियम आप देखो तो हम अगर एल्यूमिनियम की बात करें
तो आप बताओ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13। तो अगर हम 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 4 10 12 और 3p1। तो देखो यहाँ पर पेयर्ड है, यहाँ पर इसमें पेयर्ड है, यहाँ पर भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। तो भाई अगर ये वाला डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे, भाई दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ भी जीरो, लेकिन यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, वैसे ही हमारे पास प्लेटिनम है, मैग्नीज है, सोडियम में भी आप देखो 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ग्लास है, ऑक्सीजन, ये सब आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक, अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ बना देते हैं, और अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो ये करता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को अपनी डायरेक्शन में थोड़ा सा अलाइन करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सा अलाइन होता है। आप देख रहे होगे कि यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ गई, यहाँ कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। अब बात आती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं कि अगर इन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, और जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं फिर भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची रह जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और ये मटेरियल इसकी ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में इसके डोमेन की वजह से होती है, इसके अंदर एक डोमेन प्रॉपर्टी होती है और उसके वजह से हम लोग इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। और मेन डोमेन प्रॉपर्टी भी जो आती है उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से ही आती है। जैसे मान लो आप Fe की बात करो तो Fe को देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है 26, और इसका अगर हम कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अब देखो यहाँ पर तो ये पेयर्ड हैं, यहाँ भी पेयर्ड हैं, यहाँ भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, यहाँ भी पेयर्ड हैं, यहाँ भी पेयर्ड। यहाँ पर आप देखो D हमारे पास है, D सब सेल में तो एक ऐसे फिल करते हैं, 5 ऐसे फिल कर दिया और फिर एक इधर। अब देखो आपके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो जब अपने सेल में मूव कर रहे होंगे तो ये सब के सब अपना एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहे होंगे, और ये डाइपोल मोमेंट अगर ऐड कर दिया जाएगा तो नेट डाइपोल मोमेंट ज़्यादा मिलेगा। प्लस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जैसे अब इलेक्ट्रॉन भाई ऑर्बिट में भी मूव करता है और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी मूव करता है, तो जो एक्सिस पर मूव करते हैं तो उनके वजह से भी कुछ डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो इसमें आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में स्पिन जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के। ठीक, अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक तरीके से समझ लो कि कुछ ऐसे बच्चे जो इस क्लास में ऐसे होते हैं जिनको एक बार टीचर ने बता दिया कि बेटा ये काम करना है, तो वो एक बार समझ जाते हैं तो फिर वो अपना काम करें, भले क्लास में टीचर हो चाहे ना हो। ये वाले ऐसे होते हैं कि जब तक टीचर है तब तक अपना काम करेंगे, और जैसे टीचर क्लास से चला गया वो फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं। और ये मटेरियल और ढीठ टाइप के होते हैं, जब टीचर है तो उसका अपोज करेंगे, पढ़ने को कहेगा तो नहीं पढ़ेंगे, कोई भी काम कहो एक्स कहो तो वाई करेंगे, उल्टा ही करेंगे। तो ये मटेरियल हमेशा जो, और ये प्रॉपर्टी सबके अंदर होगी, मतलब हर जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है सारे के सारे मटेरियल के अंदर होगी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कुछ मटेरियल मतलब कुछ ऐसे होंगे अगर जब तक मैग्नेटिक फील्ड में
रखो तो उनके अंदर वो प्रॉपर्टी आएगी, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से आप बाहर निकाल दो उनकी वो प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो तो वो मैग्नेटिक एनर्जी वहाँ से ले लेगा, स्टोर कर लेगा, और उसके बाद अगर जब आप हटा दो मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो, तो भी उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची रहेगी। ठीक, अब अगर आप अब इसमें देखो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर क्या है, हमने बताया कि स्ट्रांगली ये वीकली अट्रैक्ट है, और यहाँ पर क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली अट्रैक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे कर दिया, तो ये ऐसे बना देगा, बहुत ज़्यादा लाइंस यहाँ पर हो जाती हैं, तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन जाता है, वो उनकी डोमेन प्रॉपर्टी की वजह से। अब बात आती है कि डोमेन प्रॉपर्टी क्या है। अब देखो एक एटम में ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने और आउटर में सेल में घूम रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चारों के चारों जब डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो इनका एडिशन एक नेट वेक्टर जो होगा पैरामैग्नेटिक या और से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब इनके पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ठीक, अब अगर हम इसे जैसे मान लो कि एक छोटे से स्मॉल वॉल्यूम की बात करें, एक मटेरियल हमारे पास, जैसे मान लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसका हम एक छोटा सा वॉल्यूम ले लें, इतना छोटा सा, ये इतना बड़ा मटेरियल है, और इसमें हम छोटा सा वॉल्यूम देखें, इतने छोटे से वॉल्यूम में इतना छोटा सा वॉल्यूम ले लें, तो वहाँ पर मान लो कि 10-12 ये एटम्स आपके पास हैं, 15 एटम्स हैं, तो उसमें देखा जाएगा कि भाई इसके वजह से एक नेट डाइपोल मोमेंट मान लो इधर हुआ, और एक एटम के से दूसरे एटम के बीच में जो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल कपलिंग जो होती है, उसके वजह से ये कुछ एटम्स का डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइंड रहता है। मतलब इतने छोटे से वॉल्यूम को देखा जाए तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट होगा, मान लो इस डायरेक्शन में। अगर हम एक छोटा सा वॉल्यूम और देख लें, जैसे हम इसमें कई छोटे छोटे वॉल्यूम्स बना देते हैं, ये सारे के सारे डोमेन्स, मतलब एक छोटे से पर्टिकुलर वॉल्यूम में इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनके पास नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 0 है। जैसे इसमें इधर है, इसमें इस डायरेक्शन में है, इसमें इधर बन गया, इसमें इधर बन गया, इसमें इधर, ऐसे आपके पास सब में देखो, मतलब अगर हम इन सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स को ऐड कर दें तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट आपके पास μ0 है। लेकिन अगर एक छोटे से वॉल्यूम में देखें यहाँ पर, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है। इसका मतलब ये मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड में कभी नहीं लाया गया था, तो ये मटेरियल ओवरऑल देखा जाए तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बी इसका 0 है। लेकिन अगर एक छोटा सा वॉल्यूम देखा जाए, ये वॉल्यूम देख लो, ये वॉल्यूम देख लो, तो अगर एक छोटा सा वॉल्यूम देखा जाए तो इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इतने छोटे से वॉल्यूम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इतने छोटे से वॉल्यूम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इतने छोटे से वॉल्यूम के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इसीलिए आप देखोगे कि एक मान लो लोहा है आपके पास, एक आयरन की रॉड है, और आयरन की रॉड को आप देखोगे कि अभी कुछ नहीं हुआ है, तो उसके पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखती है। लेकिन अगर आपने देखा होगा जो खराद वाली दुकान होती है जहाँ पर अक्सर जो चूड़ी बनाई जाती है, तो वहाँ पर देखो कि लोहे के छोटे छोटे बुरादे होते हैं, और एक बुरादा से दूसरा बुरादा जो पार्टिकल है वो आपस में अट्रैक्ट करता है। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इतने छोटे से डोमेन का पार्ट एक निकल के आ गया हो, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो दूसरे वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा हो सकता है कि ये
इतने में आ रहा हो जहाँ पर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो अट्रैक्ट ना कर रहा हो, तो कुछ पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, कुछ अट्रैक्ट नहीं भी करते हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर डोमेन का शेप जो उनका है, जिस पे उनके जो डाइपोल मोमेंट हैं, अगर उतना शेप आपने काट के निकाल दिया तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगर आपने उसके अलावा कोई शेप काटा तो हो सकता है न भी शो करे, लेकिन आपने अगर 20-25 पार्टिकल्स वहाँ से उठा लिए तो आपको 10-12 पार्टिकल ऐसे होंगे जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो इस डोमेन की बड़ी स्पेशल क्वालिटी होती है। ये क्या करते हैं, ये जो डोमेन है ये ग्रो कर जाते हैं। जैसे मान लो आपके पास मान लो आपके पास मटेरियल इस तरह से है और हमने इसके 4 डोमेन बना दिए। यहाँ पर ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट ऐसे, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे। अभी ये अनमैग्नेटाइज्ड है और 4 इसके डोमेन हैं। अब अगर हमने इसको इस डायरेक्शन में, मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड हमने इस मटेरियल के ऊपर दिया, तो ये क्या करेंगे, अपने डोमेन देखो शिफ्ट हो जाएंगे। ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा ऐसे, और इसके पास ये वाला डाइपोल मोमेंट जो बढ़ जाएगा, ये थोड़ा कम हो गया, ये इसमें कम हो गया और ये इसमें अपना कम हो गया। तो इसका मतलब जो डोमेन है वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर गए। ये डोमेन ग्रो कर गया और दूसरा वाला डोमेन आपका वो थोड़ा छोटा हो गया। अब इसके बाद इसमें अलाइनमेंट भी हो जाता है। कुछ देर के बाद फिर ये क्या होगा कि सारे के सारे डोमेन एक साइज के हो जाएंगे, लेकिन देखो कैसे, और सब के सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मुड़े हुए दिखेंगे। ये वाला आपका इधर ही है, ये पहले अभी ऐसे था, तो अब आपके पास ये वाला जो डोमेन है डाइपोल वो ऐसा दिखेगा। पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन से इधर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, ये ऐसा चला जाएगा। ये वाला नीचे था, अब देखो नीचे से इधर चला गया, और ये इस डायरेक्शन में था तो ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चला गया। मतलब देखो सारे के सारे अगर ऐसे है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, देखो ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया। ये वाला इस पोजीशन से मैग्नेटिक फील्ड हमने इधर से दी तो ये इधर मुड़ेगा, धीरे धीरे करने के बाद इधर जाएगा, तो ये इस पोजीशन में आ गया। ये ऐसे था, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो ये हमारा अनमैग्नेटाइज्ड है। इसके बाद अगर ये मैग्नेटाइज्ड हुआ तो पहले जो इसका डोमेन था वो ग्रो किया, इसके बाद हमारा जो डोमेन था ये अलाइनमेंट भी इनका हो गया। तो ये डोमेन प्रॉपर्टी की वजह से ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे बड़े काम के होते हैं। जो हम लोग जो परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जनरली हम लोग इसी मटेरियल का बनाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही हम लोग यूज करते हैं, उसी को से हम लोग काम करते हैं। इसका मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड को एक के बीच में एक फ्रेम था, तो वो फ्रेम कुछ नहीं, यही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था। और जब हम लोग उसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर, प्राइमरी साइड पर कॉइल से वाइंडिंग करते हैं, और जब हमने सप्लाई दिया तो सप्लाई देने के बाद उस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर देते हैं उस कोर के ऊपर, जिसके वजह से उस कोर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी साइड तक आती है और सेकेंडरी साइड को इन्फॉर्मेशन देती है कि प्राइमरी पर कुछ आ गया, और उसके वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी पूरी कहानी मैग्नेटिक मटेरियल्स की। और हम लोगों को जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो या ट्रांसफार्मर हो, उसमें जो चीज़ें पढ़नी हैं वो सब का सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पर ही काम करना है। इसके बाद हम लोग कुछ जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं या मैग्नेटिक सर्किट की बात अब करेंगे हम, तो मैग्नेटिक सर्किट के कुछ टर्म्स देखेंगे। और मैग्नेटिक सर्किट क्या मतलब, जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को और वाइंडिंग को यूज करके हम लोग जो एक सर्किट बनाएंगे, उस सर्किट के कुछ टर्म्स देखेंगे। तो अब देखो हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड। ठीक है, तो अब बात आती है मैग्नेटिक सर्किट क्या है। अब देखो, जिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हमने एक फ्रेम ले लिया। ठीक है,
तो ये फ्रेम जो हमने लिया है इसी को जनरली हम लोग कोर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग जनरली कोर भी बोलते हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो आयरन हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता ही है, तो इसको हमने सॉफ्ट आयरन कोर या कोर लिख दिया, तो ये चीज़ है। अब हमने क्या किया कि इसके एक साइड पर एक वाइंडिंग की है और ये वायर है, ऐसा नहीं कि वायर के ऊपर इंसुलेशन नहीं है, वायर के ऊपर इंसुलेशन है और हमने इसके ऊपर एक तार लपेट दिया जिसके ऊपर उस तार के ऊपर एक कोटिंग है। और आपने देखा होगा कि अक्सर जो कॉपर वाला जो वायर होता है मोटर या उसको वाइंडिंग वाले के लिए, उसके ऊपर पतली सी एक कोटिंग होती है, इसको चाकू से खुरच के साफ करना पड़ता है, तो इसका मतलब कोटिंग है। तो इस कोर का इस वायर के साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, उसके ऊपर हमने इसको रैप कर दिया, रैप किया जब, तो अब और इसको हमने एक सप्लाई वोल्टेज से जोड़ दिया। जैसे ही आप इसे सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो इसमें एक करंट फ्लो होगी और वो करंट ऐसे जा रही है, यहाँ पर आपके पास अंदर इस तरीके से मूव कर रही है। तो इस करंट के अकॉर्डिंग अगर करंट आपके पास ऐसे जा रही है, तो जैसे ही करंट अगर जा रही है तो इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हर कॉइल अपना क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड को किसी पर्टिकुलर एरिया पर अगर देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो ये हमारी एक मैग्नेटिक सर्किट है। तो इस मैग्नेटिक सर्किट को चलाने के लिए, इस मैग्नेटिक सर्किट पर वर्क करने के लिए जो मेन चीज़ है जिसको हम बोलते हैं, जिसके वजह से हमारे पास ये मैग्नेटिक सर्किट वर्क करेगी, उसका हम नाम देते हैं ड्राइविंग फोर्स, उसको बोलते हैं हम ड्राइविंग फोर्स। जनरली आपके पास मोटर या जनरेटर या कोई भी चीज़ है, मान लो बाइक है, बाइक का ड्राइविंग फोर्स क्या है, उसके अंदर जो भरा हुआ फ्यूल है, ठीक। हम लोग का ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो हम लोग खाना खाते हैं। तो उस तरीके से इस सर्किट का भी अपना ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स वो फोर्स होता है जो उस सिस्टम को चलाता है। तो इसका ड्राइविंग फोर्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट था, जैसे मान लो आपके पास एक वायर है, इसमें रेजिस्टेंस है और इसको अगर ये वायर नहीं, ये बल्ब है मान लो, और इस बल्ब को जलाना है तो हमको क्या करना होता है, एक सप्लाई देनी होती है और एक वोल्टेज। जब तक आप इस सप्लाई से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक इसमें करंट नहीं आएगी, और करंट नहीं आएगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब इस बल्ब के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, वोल्टेज, जिसको हम बोलते थे ईएमएफ। तो वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट का भी अपना ड्राइविंग फोर्स है, उसको हम बोलते हैं एमएमएफ, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। इसका सिंबल ये होता है एमएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएमएफ। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स वो चीज़ है जो इस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स बनाता है और इस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो ये एमएमएफ हमारा किसके बराबर होगा, अगर एमएमएफ एक्चुअल में है क्या, तो एमएमएफ आप बताओ, अगर इसके ऊपर तार को आप न लपेटो तो क्या, अगर केवल और केवल इसके बगल से तार आप गुजार दो, तार लपेटो नहीं, तो क्या यहाँ पर कोई फ्लक्स बनेगा इस कोर के अंदर, नहीं बनेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स लपेटना पड़ेगा तभी होगा, और जितनी ज़्यादा बार लपेटोगे उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा। अच्छा, अगर तुम वोल्टेज से भले कनेक्ट कर दो, अगर इसमें करंट ना आए, यहाँ पर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दो कि इसमें कोई करंट ना आए, जब करंट नहीं आएगी तो क्या यहाँ पर फ्लक्स बनेगा, क्योंकि याद करो अभी मैंने बात की थी, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर इस कॉइल में करंट है तब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए ज़रूरत किसकी है, करंट की। तो करंट जब आएगा तभी इस मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, इस कोर के अंदर फ्लक्स बनेगा। और अगर आपने कॉइल का फॉर्मेशन किया है तब, अगर कॉइल को फॉर्मेशन नहीं किया, केवल वायर ऐसे आपने तार यहाँ से गुजर गया है इस तरीके से, तो क्या उसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, बनेगा बहुत ना के बराबर बनेगा, ठीक है। तो अब एमएमएफ जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट के बराबर होता है, एनआई। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी होना चाहिए, अगर इन दोनों में से कोई एक ना हो तो फाई नहीं बनेगा। अगर एन जीरो कर दो तब भी नहीं बनेगा, आई जीरो कर दो और भले ही आप लगातार खूब सारे टर्न्स बना दो और फाई आई जीरो कर दो तब भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसकी यूनिट क्या होगी, अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न। इसकी यूनिट आपकी है एम्पियर टर्न।
अब आप बताओ, जैसे ही आपने इसके ऊपर मैग्नेटोमोटिव फोर्स मतलब एमएमएफ अप्लाई किया तो यहाँ से क्या बना? एमएमएफ अप्लाई करने के बाद क्या जनरेट हुआ? फ्लक्स। जैसे आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या जनरेट हुआ? करंट। तो ये हमारा ड्राइविंग फोर्स है। तो कहीं पर अगर आपने ड्राइविंग फोर्स अप्लाई किया तो उसके बाद उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करने के बाद इस सर्किट का रिस्पॉन्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल फाई है। और ये फाई किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या है? यहाँ पर देखो, ये बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया के साथ कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस हो रही है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसी पर्टिकुलर एरिया में, एक छोटे से एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकल गई, एक बड़े से एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकली, तो वो बताता है हमारा फ्लक्स कितना जा रहा है। तो फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है? B इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड B और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A है ये है। अब इसकी यूनिट देखो, आप बताओ। B मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, और यहाँ पर एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर। जब सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसको हम लोग WB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। इसके बाद आपके पास और क्या चीज़ होगा? भाई आपने मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बना। कहाँ बना? जिस चीज़ में बना है उस पे आपके पास, जैसे आप बताओ कि यहाँ पर करंट बना, करंट कहाँ गया? एक रेजिस्टेंस में गया। तो रेजिस्टेंस टाइप की चीज़ यहाँ पर भी होती है और उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, इसका सिंबल S या जनरली लिखने वाला जो आपका R होता है वो होता है। तो हम लोग यहाँ पे SE को यूज करेंगे, इस वाले सिंबल को यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक, तो ये आपका रिलक्टेंस है। और याद करिए रेजिस्टेंस क्या था? जैसे आप लोगों ने इंटर में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, रो L बाई ए, या इसको 1/सिग्मा L/A पढ़ा था। वैसे ही इस रिलक्टेंस का भी अपना फॉर्मूला होता है, S = 1/μ L/A होता है। 1/μ, जहाँ पर म्यू क्या है? तो म्यू इसका उस मटेरियल की परमिबिलिटी है। जिस मटेरियल का आपको रिलक्टेंस पता करना है तो म्यू उस मटेरियल की परमिबिलिटी। ठीक है। अब अगर मान लो कि आपके पास जैसे दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो उनका उसको हम जो इक्विवेलेंट होता है रेजिस्टेंस, वो क्या करते हैं? उनको हम ऐड कर देते हैं। अगर पैरेलल में लगे हैं तो 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह से। तो वैसे ही अगर हमारे पास दो जो मैग्नेटिक मटेरियल अगर सीरीज, मान लो कि एक आयरन है, आयरन के बगल में हमने जैसे एक हमने आयरन यहाँ पे लिया, आयरन के बगल में हमने यहाँ पर कोबाल्ट या निकिल लगा दिया, इसके बाद हमने मान लो यहाँ पर कुछ अलग लगा दिया, तो ये सब के सब सीरीज में आ गए। तो इस तरीके से अगर हमारे पास अगर सीरीज में है, इन सीरीज अगर हम रिलक्टेंस की बात करें तो S इक्विवेलेंट = S1 + S2 + S3, और अगर पैरेलल में है तो 1/S इक्विवेलेंट = 1/S1 + 1/S2 + 1/S3, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ठीक। अब जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा ओम्स लॉ, V = IR, मतलब हमारे पास V = IR। तो ये V क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट का ड्राइविंग फोर्स है। I क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट का रिस्पॉन्स है। और R क्या है? ये सिस्टम का पैरामीटर है। ये सिस्टम पैरामीटर मतलब सिस्टम हमारा कैसा है, कितना उसमें रेजिस्टेंस है, कितना रोकने की क्षमता है, कितना करंट को पास करने की क्षमता है, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स और रिस्पॉन्स को रिलेट करने के लिए ओम ने एक रूल बताया था कि I = V। I हमारा ड्राइविंग फोर्स था और ये V हमारा ड्राइविंग फोर्स था, I रिस्पॉन्स था। तो वैसे ही हमारा यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है? MMF।
और रिस्पॉन्स क्या है, फ्लक्स। तो इनके बीच में भी रिलेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, एमएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, जिसको एमएमएफ बोल रहे हैं, ये बराबर होगा जैसे आई रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तो आई की जगह पर मैग्नेटिक सर्किट में रिस्पॉन्स क्या होता है, फाई, तो फाई लिख दीजिए। और आर था आपके पास, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है आर है, और मैग्नेटिक सर्किट का एक तरीके से रेजिस्टेंस बोला जाए तो वो एस है, तो फाई इंटू एस। तो ये सब आपस में एनालॉगस हैं, मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और एमएमएफ आपस में एनालॉगस हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स और ये करंट आपस में एनालॉगस हैं। रिलक्टेंस और वो रेजिस्टेंस आपस में एनालॉगस हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ा होगा, वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है और इसका सिंबल होता है H। याद करो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट वो क्या था आपके पास, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू V बाई L आपने देखा था। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, एक्चुअली माइनस यहाँ पे होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो E इक्वल टू V बाई L था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, V आपका EMF है और L आपकी लेंथ है। तो वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H जो होगा वो क्या होगा, V की जगह पर जो ड्राइविंग फोर्स था, तो इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, MMF, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साथ में L, और MMF क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइडेड बाय L। तो आप देखो यहाँ से क्या हो रहा है, H प्रोपोर्शनल टू I है। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर आप देखो V इक्वल टू क्या था, IR बाई L। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स है, उसकी लेंथ फिक्स है, तो जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड उस वायर के अंदर वो उसके करंट के ऊपर डिपेंड करता जा रहा है। मतलब अगर करंट बढ़ती जाएगी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, या अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो उसका सिस्टम का करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी है। अब इसके बाद आपने देखा होगा वहाँ पर करंट डेंसिटी पढ़ी होगी, तो करंट डेंसिटी जैसे वहाँ पे थी वैसे ही यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी है। तो फ्लक्स डेंसिटी जैसे करंट डेंसिटी था आपके पास क्या था, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A, तो वैसे ही फ्लक्स डेंसिटी I की जगह पर हम फाई यूज कर लो और A की जगह पर A ही रहेगा, ये मैकेनिकल सिस्टम है। तो आपके पास फाई बाई A क्या था, देखो यहाँ पे फाई बाई A कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, B। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जो B है जिसको हम लोग अक्सर मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे, तो इसे हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक नाम और दे सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी। और आप देखो यहाँ पर इसका क्या सिस्टम बनता है, फाई इक्वल टू, यहाँ से आइए, फाई इक्वल टू MMF बाई S लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया MMF बाई S इंटू A, हम वैसे ही रख दिए, MMF हमने लिखा है S 1 बाई म्यू इंटू L बाई A इंटू A से A कैंसिल, तो B इक्वल टू म्यू ऊपर चला जाएगा, तो आप चाहो तो म्यू इंटू MMF बाई L बोल सकते हो। तो म्यू MMF बाई L, अभी देखा MMF बाई L क्या है, H, तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू H। तो B इक्वल टू आपका आ गया म्यू H। और कुछ इस तरह का एक ओम्स लॉ हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी देखा था। इलेक्ट्रिकल सिस्टम अभी J इक्वल टू IA से हम लोग ये बात प्रूव करते हैं। जैसे आपने J देखते हैं, अभी हम बता देते हैं, यहाँ पर J इज इक्वल टू I बाई A है, तो I को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई R इंटू A। अब V और R की जगह पर
1/सिग्मा L/A पुट कर सकते हैं। आप R इक्वल टू रो L/A, तो रो की जगह रजिस्टिविटी था, तो 1/सिग्मा L/A इंटू A। अगर हम A से A कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा V/L। भाई V/L क्या है? V/L हमारा क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम E बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J इक्वल टू सिग्मा E, आपने ये भी पढ़ा होगा इंटर में, J इक्वल टू सिग्मा E। ये ओम्स लॉ है और ये वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ है, क्योंकि J आपका इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी ये वेक्टर में होता है, ये भी आपका वेक्टर में, तो ये वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ है। और यहाँ पर देखो J करंट डेंसिटी है, तो B आपका फ्लक्स डेंसिटी। सिग्मा हमारे पास कंडक्टिविटी है मटेरियल की, तो यहाँ पर मटेरियल की परमिबिलिटी वर्ड यूज किया जाता है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये भी वेक्टर फॉर्म में ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसा आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में था सेम वैसे ही आपको मैग्नेटिक सर्किट में भी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। ये अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा भी था, मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे मान लो आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो इसके वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी। ठीक, और इसका अपना एक डाइपोल भी इस डायरेक्शन में बनेगा, और वो डाइपोल जो है म्यू इक्वल टू आई इंटू ए के बराबर होगा। अगर इसकी करंट आई है और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो आई इंटू ए मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये म्यू इक्वल टू आई ए। तो जैसा हम लोगों ने उधर देखा था, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैग्नेटिक सर्किट से रिलेट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में एक चीज़ और देखेंगे, BH कर्व। और BH कर्व बेसिकली है क्या कि जब आप यहाँ पर देखो करंट अप्लाई कर रहे हो, तो उस करंट के अप्लाई करने से यहाँ पर इस मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स मिल रहा है। तो जैसे जैसे आप करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे यहाँ पर फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो करंट और इस फ्लक्स में कैसा रिलेशन बन रहा है, किस तरह का ग्राफ बन रहा है, हम उसकी बात करेंगे। और अगर यहाँ पर DC सप्लाई की जगह हम AC सप्लाई पुट कर दें, तो उस केस में फ्लक्स में वेरिएशन, करंट के वेरिएशन के साथ फ्लक्स में कैसा वेरिएशन होगा, वो हम लोग अब अगले लेक्चर में देखेंगे। और वहाँ पर जैसे देखो, जो करंट आपका है वो करंट एक्चुअल में किसके, ये करंट अगर है तो वो करंट किसको रिलेट कर रहा है, H को। तो जनरली हम लोग बात करते हैं, इंटर में भी आपने पढ़ा होगा, BH कर्व ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो BH कर्व, और B किससे रिलेट कर रहा है, आप देखो B जो है वो फाई से रिलेट कर रहा है, मतलब अगर फ्लक्स है तो B है, और आपके पास करंट है तो H है, तो I फाई कर्व ये बोलो, या फिर BH कर्व, मतलब ये B फाई को रिलेट कर रहा है, H I को रिलेट कर रहा है, तो फाई I कर्व बोलो या फिर BH कर्व बोलो, लगभग ठीक सेम है। तो हम लोग BH कर्व के नाम से चीज़ों को जानते हैं। और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए BH कर्व कैसा बनता है, उसमें कैसे लॉसेज होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग शुरू कर लेंगे अपना ट्रांसफार्मर। थैंक यू।